स्वागत एवं धन्यवाद सर। वंदित पाद दातारमीशं विविधौ आज से प्रारंभ हो रहे 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व की मैं आप सबको अनंत बधाई एवं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं आभारी हूं रघुनाथ जी का, कटोचा जी का। इन लोगों ने यह आयोजन कश्मीर में किया है। जैसा मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि यह आयोजन पहली बार कश्मीर में हो रहा है, जबकि आयुर्वेद से कश्मीर का नाता बड़ा पुराना है। जब भी चर्चा आयुर्वेद की होती है तो मुझे भगवान धन्वंतरी सर्वोत्तम के 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द याद आते हैं। सर्व भय विनाशाय, सर्व रोग निवारणाय। भगवान धन्वंतरी को सर्व भय नाशक एवं सर्व रोग विनाशक कहा गया है। यानी मन से रोग का भय और शरीर से रोग का समाप्त होना। मैं समझता हूँ कि कुछ इस तरह का संदेश महर्षि पतंजलि भी देते हैं और कहते हैं कि रोग का अर्थ है कि आंतरिक जीव ऊर्जा में कहीं न कहीं बेचैनी है जो पूरे शरीर को प्रभावित कर रहा है। मेरे पूर्व अनेक विद्वान वक्ताओं ने अपनी बात रखी है। मैं कोई आयुर्वेद का ज्ञाता नहीं हूँ। एक निजी अनुभव मेरा है। मैं हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था और छात्र संघ के चुनाव हो रहे थे। मैं उस चुनाव में एक उम्मीदवार था। मुझे जॉन्डिस हो गई। 3-4 दिन बाद मैं फिर से प्रचार प्रसार के लिए निकलने लगा। फिर जॉन्डिस रिलैप्स कर गई और काफ़ी सीरियस या सीवियर हो गई। तो उस हमारे जो वाइस चांसलर साहब थे, उन्होंने एक मेडिकल बोर्ड बना दिया। लोग देख रहे थे, दवा दे रहे थे। मेरे कोई परिचित थे, उन्होंने मुझसे कहा कि एक आयुर्वेद में प्रोफेसर हैं गोरखनाथ चतुर्वेदी, उनसे आप संपर्क करिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो मैंने उनसे संपर्क किया, मेरा परिचय था उनसे। तो वो आए और उन्होंने मुझे काढ़ा दिया। मुझे आज भी नाम है, फल त्रिकादि कषाय। और 7 दिन में मैं ठीक भी हो गया, चुनाव भी जीत गया। और उसके बाद मैं जॉन्डिस का डॉक्टर बन गया अपने इलाके में। तो मैं भी लिख देता था कि फल त्रिकादि कषाय ले आइए, उसको पानी में खौलाइए। और जो पद्धति मुझे बताई गई थी, मैं मानता हूँ कि इसी लय की साधना में भारतवर्ष की हजारों साल की चिकित्सा और स्वदेशी परंपरा का मूल मंत्र छिपा हुआ है। आयुष मंत्रालय तथा अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन ट्रस्ट का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ, जो पूरी शिद्दत के साथ देश को ही नहीं बल्कि समाज को निरोग एवं स्वस्थ बनाकर रखने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। और देश का ये 17वां आयुर्वेद पर्व शारदा पीठ में आयोजित करने के लिए फिर से मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। अगर जम्मू कश्मीर को भी हम देखें तो सदियों से जम्मू कश्मीर पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का एक बड़ा केंद्र रहा है। और कल्हड़ ने राज तरंगणी में भी इस बात का विशेष जिक्र किया है। आज से 1200 साल पहले श्रीनगर में स्वदेशी चिकित्सालय के साथ साथ आधुनिक फार्मेसी भी थी। कल्हड़ से पहले अगर हम अपने वेद और उपनिषदों में वर्णित किए गए तथ्यों पर नज़र डालेंगे तो स्पष्ट तौर पर एक बात कही गई है कि आयुर्वेद में जिस प्रकार मन के स्वस्थ होने पर मन का एहसास नहीं होता, उसी प्रकार अगर शरीर स्वस्थ है तो इंसान को अपने स्वयं के शरीर के होने का तब तक पता नहीं चलता जब तक शरीर में किसी तरह का दर्द या परेशानी न हो।
इसलिए आयुर्वेद में स्वास्थ्य की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि जब इंसान शरीर को भूल जाता है तब वह स्वस्थ होता है। और मेडिकल सेक्टर के मॉडर्न रिसर्चर्स का मानना है कि हेल्दी माइंड एंड बॉडी के लिए आज तक इससे बेहतर साइंटिफिक डेफिनेशन कोई नहीं दी गई। हजारों साल पहले ऋषि मुनियों की इस बात को दोहराया गया है कि स्वास्थ्य का सही अर्थ यही है कि मस्तिष्क और शरीर दोनों एक लय में हों। आप लोग इस बात से अवश्य वाकिफ़ होंगे कि ऋग्वेद में भी विश्व देवः श्रोतम आयुर्वेद की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रोतम के 52 मंत्रों का सार यही है कि सभी इंद्रियों समेत शरीर एक वृक्ष की तरह है और उसमें जीवंत तत्व यानी प्राण के लिए आवश्यक है कि सभी एक तरंग में काम करें। पतंजलि ने उसे प्राण ऊर्जा भी कहा है और अनेक ऋषि मुनियों ने हमारे देश के कहा है कि शरीर की ऐसी व्यवस्था जिसमें इंसान संपूर्ण हो जाए यानी अपने केंद्र को प्राप्त कर ले। और इसलिए मैं मानता हूँ कि आयुर्वेद हमारे मेडिकल सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर है जो हमें होलिस्टिक लिविंग का विजन प्रदान करता है। और आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से ऑल्टरनेट मेडिसिन के इस समृद्ध धारा को बदलते समय की स्वास्थ्य चुनौतियों, हेल्थ केयर तथा मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाए, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी मानव सेवा होगी। एक बात आज देश इस बात को जरूर स्वीकार करता है कि पिछले 9 वर्षों में देश ही नहीं बल्कि विदेश तक आयुर्वेद की जो ख्याति पहुंची है उसमें भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की विशेष रुचि भी एक महत्वपूर्ण कारण रही। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के डॉक्टर्स भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आयुर्वेद के व्यापक अवेयरनेस तथा लोगों की इसमें बढ़ रही आस्था से तमाम रोगों के प्रिवेंशन में भी मदद मिल रही है। अभी मेरे पूर्व सचिव महोदय ने बहुत विस्तार से बताया है। इस 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व के जरिए हमारी भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जम्मू कश्मीर के आम लोगों के बीच आयुर्वेद की अधिक से अधिक स्वीकार्यता और उसे कैसे हम लोकप्रिय बना सकते हैं और लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियों के उपचार की मुख्य पद्धति के तौर पर इसे कैसे अपनाया जा सकता है। वैद्यराज कोटेचा और पद्मभूषण त्रिगुणा जी मुझसे बेहतर जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में देश विदेश के विभिन्न विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने लाइफ स्टाइल से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं पर जितना भी रिसर्च किया है उसमें एक बात स्पष्ट रूप से नजर आती है कि आयुर्वेद द्वारा लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों की बीमारियों के निदान का जिक्र अब उसमें हो रहा है। अभी कुछ महीने पहले ही अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में इस विषय पर एक विस्तृत खबर छपी थी कि क्या अश्वगंधा के इस्तेमाल से तनाव, स्ट्रेस संबंधी बीमारियों का निदान किया जा सकता है। और उस आर्टिकल में कई रिसर्चर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि अश्वगंधा के सेवन से उन्हें स्ट्रेस से निजात मिली है। अमेरिकन आयुर्वेद प्रैक्टिशनर कैटी विलकॉक्स ने लिखा है कि सीजनल तथा लाइफ स्टाइल संबंधी बीमारियों के निदान में आयुर्वेद से बेहतर कोई दूसरा विकल्प दुनिया में मौजूद नहीं है। और मैं समझता हूँ उनके इस विश्वास के पीछे वर्षों की तपस्या, रिसर्च के अलावा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का प्राचीन दर्शन है जो हमारी संस्कृति, हमारी दिनचर्या का एक अहम अंग रहा है। मैं इस बात का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूँ कि 2019 के पश्चात आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर यूटी में भी जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद को उसका स्थान मिलने लगा है और इसके अनेक प्रयास किए गए हैं। कोविड पैंडेमिक की दूसरी लहर से उबरने के पश्चात 2021 में आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के ऑपरेशन का सिलसिला यहाँ शुरू हुआ और पहली बार आयुर्वेद के लाभों को जम्मू कश्मीर के सुदूर अंचलों में पहुँचाने में हमारे आयुष मंत्रालय को सफलता मिली। जम्मू डिवीज़न में आयुर्वेद ज़्यादा प्रचलन में है और कश्मीर संभाग में यूनानी पद्धति पर ज़्यादा लोगों का भरोसा है। जम्मू के अखनूर में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज तथा हॉस्पिटल कार्यरत है
गांदरबल में यूनानी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की शुरुआत की गई है। अभी इस साल कठुआ के लिए होम्योपैथिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। साथ ही सरकार ने 50 बेड वाले 5 इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स कुलगाम, कठुआ, कुपवाड़ा, किश्तवाड़ तथा सांबा में स्वीकृत किए। 2 10 बेड वाले इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स, एक बारामूला में और दूसरा जम्मू में भी स्वीकृत किया गया है। आज पूरे जम्मू कश्मीर में लगभग 500 आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर फंक्शनल हैं। अभी भी इस दिशा में काफ़ी गैप है जिन्हें भरने की आवश्यकता है। अभी जो बात भारत सरकार के सचिव महोदय ने कही है कि श्रीनगर में एक आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि 2 मेडिकल कॉलेज हम खोलना चाहते हैं, श्रीनगर में भी और जम्मू में भी, और आपकी सहायता अपेक्षित है। और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे सेक्रेटरी हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन भूपेंद्र जी और उनकी टीम इस संदर्भ में प्रस्ताव बना करके भारत सरकार को भेजे, और जो औपचारिकताएं जम्मू कश्मीर प्रशासन को करनी है वो हम सब जल्दी से जल्दी करें। आयुष मिनिस्ट्री इसे प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्रदान करे। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी प्रस्ताव आपके पास भेजा जाए। भदरवा में इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड को मंजूरी दी गई थी, लेकिन अभी तक भारत सरकार से फंड नहीं मिला है। तो मेरा धर्म है कि आपको मैं याद दिलाऊं कि ये जो देरी हुई है उसे अब थोड़ा ख़त्म किया जाए। अभी 115 आयुष डिस्पेंसरी है जिसका अपग्रेडेशन हमें करना है, और मुझे लगता है कोटेचा साहब के रहते हुए कश्मीर में ही इस प्रक्रिया को भी तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। वो वीमेन योगा इंस्ट्रक्टर्स का मंथली ऑनरेरियम मेल योगा इंस्ट्रक्टर्स के बराबर नहीं है। मुझे लगता है इस पर भारत सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि ये मुझे लगता है किसी दृष्टि से उचित नहीं है। ये सच है कि दूर दराज के अनेक ऐसे गांव हैं जहां दशकों पहले हर्ब्स का प्रचलन था, और आयुष की सुविधा पहुंचने से उन इलाकों में आयुर्वेद को बढ़ावा निश्चित रूप से मिल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है कि इस चिकित्सा पद्धति के जो होलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं तथा बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में हेल्दी और क्वालिटी लिविंग के लिए अधिक से अधिक हम प्रचारित करें। आईईसी कैंपेन के द्वारा अलग अलग सामुदायिक वर्ग में भी आयुर्वेद के विशेष गुणों की जानकारी पहुंचाना, ये मुझे लगता है कि मोहन सिंह जी सर हिलाने के बजाय इसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत आप और आपकी टीम करे तो इस काम को हम लोग जल्दी कर पाएंगे। इस दिशा में कश्मीर घाटी में आयुर्वेद कॉलेज तथा हॉस्पिटल शुरू हो, इससे निश्चित रूप से मदद मिलेगी। अनेक नौजवान कश्मीर के आयुर्वेद पढ़ने जम्मू जाते हैं, देश के दूसरे हिस्से में जाते हैं। सेल्फ केयर के जरिए बीमारियों से बचने के लिए सक्षम बनाना तथा ज़रूरतमंद लोगों को उपचार का एक नया विकल्प उपलब्ध कराना, इन 2 उद्देश्यों पर भी विशेष बल दिया जा सकेगा, जिससे लोगों की जेब पर बोझ भी कम पड़ेगा। दुर्गम इलाकों में रहने वाले नागरिकों को सेहत के बारे में हम जागरूक भी कर सकेंगे और उन्हें प्राथमिक उपचार की सुविधा भी हम मुहैया करा सकेंगे। आयुर्वेद पर्व के 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के दौरान इस बात पर भी चर्चा की जा सकती है कि किस प्रकार नागरिकों के प्रिवेंटिव केयर पर पॉलिसी बनाकर योजनाबद्ध तरीके से जम्मू कश्मीर में काम किया जाए। मैं मानता हूं कि इस अभियान में सभी डॉक्टर्स, विशेषज्ञ के साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन के अधिकारियों का एक इंटरफेस का कार्यक्रम भी इन 3 दिनों के बीच होना चाहिए, ताकि यहाँ आने वाले विचार मंथन से निकले सुझावों को ज़मीन पर हम कैसे लागू कर सकते हैं। G20 की सफलता और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर विश्व के सभी ताकतवर देशों का समर्थन आज इस बात का संकेत है कि भारतवर्ष अपने पुराने गौरव को प्राप्त करने की ओर कदम बढ़ा चुका है। और मैं समझता हूं कि आज 140 करोड़ हिंदुस्तानी भी ये एहसास कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसी संपदा है जो विश्व के किसी भी देश के पास नहीं है। आयुर्वेद
उन्हीं संपदाओं में से सबसे महत्वपूर्ण संपदा है। G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में हेल्थ सब्जेक्ट पर सभी देशों में इस बात पर सहमति बनी है कि एविडेंस बेस्ड ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के पोटेंशियल को स्वास्थ्य सेवाओं में रिकॉग्नाइज किया जाए और उनके इस्तेमाल के लिए कोलैबोरेटिव एफर्ट शुरू किए जाए। आप सब जानते होंगे कि अनेक देशों ने आयुर्वेद के महत्व को पहले ही स्वीकार कर लिया है। मुझे स्मरण है 1993 में आयुष चिकित्सा के महत्व को ध्यान में रखते हुए यूरोपियन एकेडमी फॉर आयुर्वेदा की स्थापना हुई थी। आज भी उसका मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर तैयार करना, उनकी क्षमता का उपयोग करके लोगों को निरोगी रखना है। मुझे स्मरण है 1989 में जब चेरनोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद गंभीर रूप से बीमार लोगों के उपचार के लिए भारत से आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स बुलाए गए थे। बाद में 1990 में रशियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने आयुष पद्धति को हेल्थ केयर सिस्टम में शामिल करने के लिए एक अलग से विभाग का ही गठन कर दिया। आज पूरी दुनिया में धीरे धीरे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड में भी आयुर्वेद के कोर्स शुरू किए गए हैं। आयुर्वेद की तरफ बढ़ाए गए महत्वपूर्ण कदम से उन देशों में भी उपचार का नया रास्ता लोगों के लिए उपलब्ध हुआ है, क्योंकि वहाँ बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टरों को अब मान्यता भी मिलने लगी है। हमारे प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा है और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में सभी के स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भारत सरकार ने जो मदद की है, मैं फिर से भारत सरकार के प्रति आभारी हूँ। ये सच है कि आज लगभग 2.25 करोड़ रुपए प्रतिदिन जम्मू कश्मीर के नागरिकों के स्वास्थ्य पर हम खर्च कर रहे हैं। यहाँ कोई परिवार नहीं जिसे 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस हमने नहीं दिया है, और उस योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही शुरू किया था। हेल्थ पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूँ तो जो नेशनल एवरेज है, जितने भी पैरामीटर्स हैं उसमें हम जम्मू कश्मीर काफ़ी आगे है नेशनल एवरेज से। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हेल्थ का जो हमारा बजट है, हम देश की आबादी के 1% है, तो टोटल अमाउंट में मैं नहीं कह रहा हूँ, पर कैपिटा अगर मैं बात करूँ तो किसी भी राज्य से ज़्यादा खर्च हम जम्मू कश्मीर के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में कर रहे हैं। मैं 1-2 बातें कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा। मित्रों, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि हमारे देश में पहले शोध में लोगों की बड़ी रुचि थी। हमारे अनेक ऋषि मुनियों के पास जो ज्ञान था, हमारी दिक्कत यह थी कि डॉक्यूमेंटेशन हम नहीं करते थे। हमारे बहुत सारे विद्वानों ने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ करके नहीं गए। और मैं आपको एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। जब दुनिया के विकसित देशों में कैटरेक्ट सर्जरी के इक्विपमेंट नहीं थे, उस समय हिंदुस्तान कैटरेक्ट सर्जरी का बेस्ट इक्विपमेंट बनाता था। हिंदुस्तान की किसी लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं। जॉन हॉपकिंस की जो दुनिया की प्रसिद्ध मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ की लाइब्रेरी में मैंने अपनी आँखों से पढ़ा है। तो मैं समझता हूँ कि भारत का गौरवशाली जो इतिहास रहा है, उसकी तरफ देश फिर से आगे बढ़ने लगा है। और जो NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी है, उसमें इन बातों का विचार किया गया है। और मैं बार बार एक बात दोहराता हूँ कि भारत सोने की चिड़िया इसलिए नहीं था कि हमारे पास सोने की खदानें थी। हमारे पास एकेडमिक इंस्टीट्यूशन थे, वहाँ अच्छा शोध होता था, और उस शोध के आधार पर दुनिया में सबसे बेहतर प्रोडक्ट हिंदुस्तान में बनता था। इसके कारण हमारा सामान दुनिया के दूसरे देशों में जाता था, और वहाँ से सोना लेकर के मुझे लगता है कि अब फिर से भारत उसी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और ये आने वाला जो समय है 5-10 वर्ष का, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से हर भारतीय को ये संकल्प लेकर के जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत बनाना है, ये सबके संकल्प से ही बनेगा। और निश्चित रूप से लोगों की आकांक्षा, या मैं कहूँ कि लोगों का संकल्प और लोगों की प्रतिभा इस बात का प्रमाण देती है कि कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं जिसे भारत के लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आइए आज के इस पर्व में हम सब संकल्प लें कि जम्मू कश्मीर में आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा पद्धति
के बढ़ोतरी के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। भारत सरकार का हर मामले में जम्मू कश्मीर को बहुत ही सहयोग मिलता रहा है। मैं आभारी हूं भारत सरकार के सचिव और सभी लोगों का कि आप सब आए। मैं फिर से मंच पर उपस्थित सभी लोगों का और देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए सभी आयुर्वेद चिकित्सकों का मैं हृदय की गहराइयों से जम्मू कश्मीर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यहीं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।